नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है न्यूज एट 4 का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात होगी थोड़ी राहत और बड़ी आफत वाले खबर की, जिसने चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि देश में कोरोना के नए केस में तो कमी आ गई है, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बरकरार है। ऐसे में सवाल यही है कि मौत के आंकड़ों में लगाम कब लगेगी। नए केस में आ रही कमी क्या वाकई कमी है या फिर सब आंकड़ों की बाजीगरी का नतीजा है। कोरोना काल में एक्शन में सीएम योगी हैं, इसकी भी हम बात करेंगे। जहां कल सीएम ने 3 जिलों का दौरा किया और आज सीएम 2 जिलों के दौरे पर हैं। सीएम अब जिले दर जिले, गांव-गांव जाकर खुद हालात का जायजा ले रहे हैं, साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। बात कर लेंगे उत्तराखंड की, जहां पर कोविड कर्फ्यू को बढ़ाना पड़ा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर 25 मई तक यहां लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, ताकि कोरोना की इस चेन को तोड़ा जा सके। बात करेंगे सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र की भी, जिसे डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। वो अब लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही बात होगी कोरोना काल में सामने आए ब्लैक फंगस के आफत की। तो अब ये ब्लैक फंगस लोगों की जिंदगी को लील रहा है। तो ये 4 बड़ी खबरें न्यूज एट 4 के साथ हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन नए केस घटने के साथ आंकड़ों में तो कमी है, मौत के आंकड़े कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या ये आंकड़ों की बाजीगरी है? इसमें क्या हेरफेर है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। एक्शन मोड में सीएम योगी हैं। जिले दर जिले किस तरीके से जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं। कंटेनमेंट जोन में भी जाकर सीएम ने देखा कि कैसी व्यवस्थाएं हैं वहां पर, कैसी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वहां पर। लोगों से बातचीत कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं। ये सिलसिला जारी है। कर्फ्यू जरूरी लग रहा है। 25 मई तक उत्तराखंड, कल तक ये खबर थी कि उत्तराखंड में ये कर्फ्यू लग सकता है, लेकिन अब मुहर लग चुकी है। और तो और नया नियम आया है कि शादियों में अगर आप शिरकत कर रहे हैं, जहां पर खुद 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं है, लेकिन उन 20 लोगों का भी आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, उन्हें नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। ये आश्वस्त करना होगा कि कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है। इसके अलावा वो दवा जिसका इंतजार बेसब्री से था, 2D नाम की डीआरडीओ की ये आविष्कारी दवा, जिसका इंतजार अब लोगों को है। कितनी जानें बचाई जा सकती हैं, इसकी अहमियत हम समझ सकते हैं लगातार हो रही मौत के आंकड़ों से। जो जाने जा रही हैं, क्या पता इस 2D दवा से बचाई जा सके। आंकड़े कम हो रहे हैं कोरोना के, लेकिन क्या मौत के आंकड़ों में कमी लाने के लिए ये कोरोना के खिलाफ ब्रह्मास्त्र कारगर होगा? ये 4 खबरें आपके सामने हैं। इन्हें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये हालात हैं तो क्यों हैं। बात लखनऊ की करेंगे। ऑक्सीजन आपूर्ति दुरुस्त करने को लेकर सीएम का बड़ा फैसला है। लखनऊ मंडल में सेंटर निर्धारित कर नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। जो होम आइसोलेशन के मरीजों को ऑक्सीजन आपूर्ति में जो दिक्कतें आ रही हैं, उस पर वो संज्ञान लेंगे। नोडल अधिकारियों को फोन करना होगा। अब नोडल अधिकारी होम आइसोलेशन में जो लोग हैं, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उनकी मदद के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। क्योंकि लगातार खबरें आ रही थी कि अस्पताल के लिए तो सुविधा है, जहां सीधे आपूर्ति की जा रही है ऑक्सीजन की, लेकिन प्लांट के बाहर मुनाफाखोरी, कालाबाजारी और लोगों का परेशान होना बहुत आम समस्या थी। अब देखना होगा कि क्या नोडल अधिकारी के आने से, उन्हें कॉल करने से ये तमाम मरीजों को थोड़ी राहत मिल पाएगी। क्या उनके घर वालों को सिलेंडर लेकर प्लांट के बाहर खड़े रहने से, वो लंबी लंबी कतारों वाली जो तस्वीरें हमने आपसे साझा करी, क्या उसमें कमी आएगी? ये सारी चीजें हैं जिसे ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। बाकी किस तरीके की जानकारी है ग्राउंड पे, हम जुड़ते हैं हमारे सहयोगी अनुभव से, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। तो अनुभव, जिस तरीके की हालात थे, लोग जितने परेशान थे, सिलेंडर लेकर प्लांट के बाहर खड़े हैं, क्या क्या नहीं देखा है लोगों ने। अब ये नोडल अधिकारी इन तक कैसे पहुंचा जाएगा, कितनी सहूलियत होगी? देखिए, एक वक्त था इसी उत्तर प्रदेश में 15 दिन पहले, 20 दिन पहले 350 मीट्रिक टन ही ऑक्सीजन उपलब्ध थी और डिमांड उससे कहीं ज़्यादा थी। लेकिन जिस तरीके से काम हुआ, खासतौर से ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर, उसने ही इस ऑक्सीजन के संकट को दूर किया। अब यूपी में तकरीबन 1100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन एक दिन में उपलब्ध हो पा रही है। कल की अगर बात करें तो कल तकरीबन 900 मीट्रिक टन के आसपास ऑक्सीजन उपलब्ध हुई है। और कई ज़िलों में जहां पर कहीं 10 मीट्रिक टन की ज़रूरत थी, कहीं 8 मीट्रिक टन की ज़रूरत थी, अब सभी जगहों पर डिमांड कम हो गई। कहीं 2 मीट्रिक टन की ज़रूरत है, कहीं 3 मीट्रिक टन की ज़रूरत है।
तो काफ़ी डिमांड अब ऑक्सीजन की कम हुई है और यही वजह है कि अब उस तरीके की किल्लत ऑक्सीजन की कहीं भी नहीं है, हम अगर बात करें। और अब ये निर्णय लिया गया है कि लखनऊ मंडल के अंतर्गत जो 6 जिले हैं, रायबरेली, हरदोई, लखीमपुर खीरी हो गया, सीतापुर हो गया, इन सभी जगहों पर जो नोडल अफसर हैं उनकी तैनाती की गई है। यानी जो मरीज होम आइसोलेशन में है, जिसको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, वो उस नोडल अफसर को फ़ोन करेगा और ऑक्सीजन आराम से उसके यहाँ पहुँच जाएगा ऑक्सीजन सिलेंडर। लखनऊ की बात कर लें तो 5 बड़े ऑक्सीजन सप्लायर हैं, वहाँ सभी जगहों पर एक एक नोडल अफसर को नियुक्त किया गया है। इसमें मजिस्ट्रेट लेवल के अफसर हैं, तहसीलदार हैं। इसी तरीके से रायबरेली में जो एक प्लांट है वहाँ पर भी नोडल अफसर की तैनाती की गई है। लखीमपुर हो, हरदोई हो, सभी जगहों पर तहसीलदार हैं, नगर मजिस्ट्रेट हैं, इनको नोडल अफसर बनाया गया है। सबके बाकायदा नंबर जारी किए गए हैं। यानी जो मरीज होम आइसोलेशन में है, घर में भी अब किसी को ऑक्सीजन की दिक्कत ना होने पाए, कोई किल्लत ना होने पाए, इस मंशा के साथ ये नोडल अफसर तैनात किए गए हैं। और ऑक्सीजन के फिलहाल अब कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अनुभव, ये बताइए, माना ये देर आए दुरुस्त आए कहना होगा अगर ये काम करती है प्रणाली, समझाइए जरा कि ये ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होकर लोगों तक पहुंचेगा। अगर नोडल अधिकारी को फोन करते हैं, इनका फोन नहीं लगा तो क्या कितने नंबर दिए गए हैं एक साथ? क्योंकि देखिए नंबर हेल्पलाइन से लोगों ने बहुत परेशानी झेली है। कितने नंबर हैं? ऑल्टरनेट नंबर भी हैं? देखिए बिल्कुल, देखिए ये जैसे लखनऊ हो गया, रायबरेली हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन के प्लांट हैं। यानी वहाँ पर आप अपना सिलेंडर लेकर जाते हैं, वहाँ से रिफिल होकर मिल जाता है। इसके अलावा चाहे लखीमपुर की बात कर ले, हरदोई की बात कर ले, वहाँ पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर आएंगे वो वहीं उसी उपलब्धता के अनुसार ही दिया जाएगा। जो भी होम आइसोलेशन में पीड़ित मरीज होगा उसके यहाँ से फ़ोन किया जाएगा, जानकारी दी जाएगी क्या ऑक्सीजन का लेवल है, क्या स्थिति है, अभी ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है तो कितने वक्त के लिए बचा हुआ है। इन सारी चीज़ों के आधार पर ही उनको जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो कहीं पर रिफिल कर देंगे, कहीं पर दूसरा सिलेंडर दे देंगे। तो ये इंतज़ाम इसलिए किया गया कि एक साथ लाइन ना लगने पाए, भीड़ ना होने पाए, चीज़ें व्यवस्थित ढंग से चले, लोगों को भीड़ में ना लगना पड़े। जैसा हमने तस्वीरें कुछ दिन पहले देखी थी, चाहे लखनऊ की बात कर लीजिए, दूसरे शहरों की बात कर लीजिए। इसके साथ ही अनुभव, ये अनुमान भी लगाया जा सकता है कि अगर इनसे कोई समस्या होती है तो इसकी शिकायत कोई कहाँ कर सकता है, इसका भी प्रावधान होगा या होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ एक शख्स पे इतना दारोमदार होगा तो एक गलती से कई लोग भी परेशान हो सकते हैं। अब देखते हैं कि उसकी कोई तोड़ है कि नहीं। शुक्रिया आपका अनुभव तमाम जानकारी के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बातचीत की, मंथन किया। इस मीटिंग में सांसद विधायक मौजूद रहे। सीएम ने बैठक के बाद मीडिया को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट कम है। ये भी कहा कि लोगों को दवाई ऑक्सीजन को लेकर पैनिक होते देखा गया, वो चंद लोगों की देन थी। तो यहाँ जनप्रतिनिधियों के साथ अहम ये है, तमाम स्वास्थ्य कर्मियों से मिल रहे हैं, स्वास्थ्य महकमे से जुड़े अधिकारियों से मिल रहे हैं सीएम, क्योंकि उनसे सीधा संवाद स्थापित करके ही ये जाना जा सकता है कि ज़मीनी स्तर पे किस तरीके की चुनौतियों से वो जूझ रहे हैं। कहीं स्टाफ की कमी है, कहीं टेक्नीशियन की कमी है, वो सारी चीज़ें अब आंखों के सामने होंगी और वक्त रहते उनका दुरुस्त होना बेहद ज़रूरी है। दिख रहा है सर, इसके हिसाब से एक लोकल लैब भी हम लोगों ने बना दिया है सर, बेगाजपुर में इसका क्षमता बढ़ा दिया सर। 1000 हम लोग यहाँ 30 अप्रैल तक पहुंचते पहुंचते प्रदेश के अंदर एक्टिव केस की संख्या 3,10,000 हो गई थी। और मुझे आप सबको आज अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि लगातार पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है। जो पॉजिटिविटी रेट प्रदेश के अंदर एक समय में लगभग 16.5% थी, आज वह घट करके पूरे प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो ये लगभग 3.5% के आसपास रह गई है। एक्टिव केस जो 30 अप्रैल को 3,10,000 थे, वह अब प्रदेश में केवल 1,49,000 मात्र रह गए हैं। यानी 1,61,000 लोग रिकवर होकर के घर जा चुके हैं, उनकी स्वस्थ होकर के घर जा चुके हैं। मात्र पिछले 16 दिन का प्रदेश के अंदर का परिणाम रिजल्ट है।
चलिए कोरोना अपडेट लेते हैं। तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, आंकड़े ये बताते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में पहली बार 10,000 से कम केस आए हैं। पिछले 24 घंटों की अगर आप बात करेंगे तो 9,391 नए केसेस मिले हैं। रिकवरी रेट अब बढ़कर हो चुकी है 79.8%। पिछले 24 घंटे में 2,55,110 टेस्ट भी किए गए हैं। तो कुल मिला के ये आंकड़े हैं आपके सामने। आंकड़ों से काफी राहत मिल रही है। ना सिर्फ पीक गुजर चुका है बल्कि अब हम डिक्लाइन फेज में हैं, यानी गिरते हुए ढलान पर हैं। इस ढलान का मतलब है कि अब धीरे धीरे पॉजिटिविटी रेट कम हो जाएगी और 5% से कम पॉजिटिविटी रेट का मतलब कि हम सेफ जोन में हैं। और आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना के खिलाफ खौफ के बीच अब ब्लैक फंगस तेजी से पांव पसार रहा है, जिसकी दहशत बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में भी ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ चुके हैं। डॉक्टर्स की माने तो ब्लैक फंगस ज्यादातर उन लोगों को हो रहा है जिन्हें पहले कोरोना था, वो जंग जीत चुके हैं, मगर ब्लैक फंगस उसे जकड़ रहा है। ऐसा लोगों पर अटैक कर रहा है, ऐसे लोगों पर जिनकी इम्यूनिटी कम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। शुरुआती लक्षण नाक से पानी आना, सिर दर्द। ब्लैक फंगस का समय से इलाज ना हो तो जान भी जा सकती है। तो ऐसी रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं। ये खबर बेहद अहम है कोरोना की जंग जीत चुके तमाम लोगों के लिए, जो अपने कमजोरी के साथ अगर ये सारी चीजें महसूस करते हैं, लक्षण जो स्क्रीन पर दिख रही हैं, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इलाज है, सही वक्त पे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इसलिए इन तमाम लक्षणों पर नजर बनाए रखें। कोरोना से ठीक होने के बाद, रिकवरी के बाद भी ब्लैक फंगस के चपेट में ना आए, तमाम चीजों का ध्यान रखें। हमारे अस्पताल में आज 11वां केस आया है। इस ब्लैक फंगस को म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं और ये जो पोस्ट कोरोना जिनको डायबिटीज होता है या जिनकी इम्यूनिटी कम होती है या उनको कैंसर होता है, इस तरह के पेशेंट्स में ये ज़्यादा होता है। और उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोरोना का मरीज हमारे पास है तो उसमें 3% उसकी जान जाने की संभावना है, लेकिन इस मरीज में 95% जान जाने की संभावना है। ये ब्लैक फंगस की वजह से भर्ती हैं, जो कि पहले इन्हें कोविड हुआ था, तो उस बीच में क्या नाम है कि इनको आँख से दिखना बंद हो गया था। हमने सोचा वैसे ही होगा, आइज़ वाले डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ब्लैक फंगस बताया। मेन सर समस्या यही है कि इंजेक्शन पूरे गायद में कहीं नहीं मिल पा रहा है। एम्पोथेरेसिन भी हाँ जी, नहीं गायद में कहीं नहीं मिला, पूरे गायद में सारी जगह देख। गोड्डा से खबर है जहां वैक्सीनेशन की व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है। जो सेंटर बनाए गए वैक्सीनेशन के लिए, वहां कर्मियों लाभार्थियों में बहस होती देखी गई है। सेंटर की हालत ऐसी है कि सोशल डिस्टेंसिंग संभव ही नहीं है, जरूरत से ज्यादा भीड़ है, अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। तो ये देखिए किस तरीके से एक बंद एरिया में तमाम लोग मौजूद हैं और इनका सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज कर पाना मुश्किल है क्योंकि कैपेसिटी से ज्यादा लोग हैं इस हॉल में। अब इसी बीच जो स्वास्थ्य कर्मी हैं और सुरक्षा के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बुलाए गए सुरक्षा कर्मी हैं, दोनों के बीच बहस भी हो रही है। कुल मिला के सिचुएशन मैनेज नहीं हो पा रही। कुछ ऐसी परिस्थिति है जिसके बीच लोग अब अपने आप को टीकाकरण के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। बावजूद इसके अगर ऐसे ही बिना सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम लोग इतना वक्त बिताएंगे एक हॉल में, तो ये चिंता का विषय है। वैक्सीनेशन सेंटर की बात कर लें लखनऊ की, तो यहां पे भी लग रहा है मानो कोरोना को दावत दी जा रही है। कोविड-19 गाइडलाइन को ताक पर रखना ही पड़ रहा है क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं वो यही बताती हैं। सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं है, लोग ज्यादा हैं, दूरी कम है, जिसके साथ अब वैक्सीनेशन के लिए लोग आगे तो आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इन्हें समझा नहीं पा रहे हैं। हालांकि गनीमत यह है कि ओपन स्पेस में है, फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, भीड़ भाड़ से बचना है। लेकिन ऐसे में वैक्सीनेशन सेंटर पे इतनी भीड़, जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये खाला बाजार ऐशबाग के नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है। लोगों की भीड़ देखिए जरा, और ये भीड़ भी रुकी हुई है, लोग काफी वक्त बिता रहे हैं। इतने देर तक सोशल डिस्टेंसिंग के बिना रहना कोरोना को दावत देने जैसा ही है।
ऐसे में डर ये है कि कहीं ये वैक्सीनेशन सेंटर सुपर स्प्रेडर का काम ना करें, क्योंकि यहाँ जितने लोग आ रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक कौन है कोई नहीं जानता है, क्योंकि हर किसी को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद आने की आजादी है। लेकिन इस तरीके की तस्वीरें चिंताजनक है। अब बात बस्ती की, जहां स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण सत्र का जिला अस्पताल में फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर सबसे पहले आशीष पांडे, सौम्या शुक्ला को कोविशील्ड लगाई गई। इसी दौरान मंत्री ने अस्पताल में आईडी मिलान काउंटर, वेटिंग रूम, ऑब्जर्वेशन रूम और इमरजेंसी रूम को भी देखा, हालातों का जायजा लिया। सांसद हेमा मालिनी ने वीडियो जारी करके अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से कोविड वैक्सीन लगाने की अपील की है। हेमा मालिनी ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन जरूर लगाएं, ऐसा संदेश दिया है। मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, वहां पर रहने वाले मेरे सारे ब्रजवासियों, भाइयों बहनों से मैं निवेदन करना चाहती हूं, कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर को धैर्य के साथ मुकाबला कीजिए, इसके लिए अपील कर रही हूं। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भाग जरूर लीजिए और वैक्सीन जरूर लगवाइए। ये देखा गया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया है उन पर कोरोना का गंभीर असर नहीं हुआ है। मैंने भी 2 वैक्सीन शॉट्स लिया है। आप भी जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाइए, सही समय पर और सही स्थान पर वैक्सीन जरूर लगवाइए। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने गोंडा में कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत की है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अब प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। कोरोना की अगर तीसरी लहर आती है तो इसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। जनपदों में 18 वर्ष के ऊपर वाला जो सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से फ्री वैक्सीन लगा रहे हैं, वो उन जनपदों में कार्य चल रहा है। 1 मई से शुरू कर दिया। अब 5 जनपदों को और जोड़ा गया है, जिसमें गोंडा भी है, उसका भी शुभारंभ आज किया गया है। बात उत्तराखंड की, यहां 25 मई तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। बंदिशों के साथ पूरे राज्य में कोविड कर्फ्यू लागू होगा। 1 सप्ताह के लिए कोविड कर्फ्यू को बढ़ाना पड़ा है। बढ़ते आंकड़ों को देखकर शादियों में शिरकत करने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लाना अब अनिवार्य है। इसके अलावा जिला प्रशासन ई पास की प्रक्रिया भी करेगा। कल सुबह 5 बजे कोविड कर्फ्यू की मियाद पूरी हो रही थी, लेकिन आज इस खबर के साथ इसे आगे बढ़ाया जाता है। बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए, आंकड़ों को देखते हुए कल से और सख्ती के भी आदेश हैं और 2 नियमों को जोड़कर ये देखा जा सकता है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने ये जानकारी दी है कि 25 तारीख तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया जाएगा, लेकिन इस बार सख्ती थोड़ी और होगी। शादियों में जो लिमिटेड लोग आ रहे हैं वो आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूर ले आएं। अगर वो नेगेटिव हैं तभी शिरकत कर सकते हैं। तो ये तमाम बंदिशें अब ज़्यादा होंगी। उत्तराखंड की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, वो चिंताजनक है। इसे देखते हुए ही जो कर्फ्यू कल खत्म हो रहा था उससे आगे बढ़ाया गया है। 25 मई तक 1 हफ्ते और कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाएगा। लेकिन इस बार अंतर यह है कि सख्ती थोड़ी ज्यादा होगी। कोविड की जंग में कोई भी किसी परिस्थिति के लिए भी सरकार तैयार है। मैंने आपसे कहा हर ब्लैक फंगस भी कोविड से ही जुड़ा हुआ, तो मैंने आपसे कहा कि सरकार पूरी तरह से इस जंग में अपने को तैयार है। डेथ कम न होने के पीछे कारण ये है कि अभी जो लोग एडमिट हुए थे, आपने देखा ज़्यादातर लोग गंभीर स्थिति में जाने के बाद अस्पताल जा रहे हैं और गंभीर स्थिति के बाद रिकवरी की संभावनाएं कम हो जाती हैं। यही कारण है कि इसीलिए बार बार हम अपील कर रहे हैं कि समय रहते हुए सब लोग अपना टेस्ट करा दें, ताकि अगर कोविड हो तो उसका तत्काल इलाज का प्रारंभ कर दिया जाए। न्यूज़ एट 4 में वक्त एक ब्रेक का है, बने रहिए बीपी गंगा के साथ। न्यूज़ एट 4 में अब बात बागपत की। गली में खड़ी बाइक में टक्कर को लेकर विवाद हुआ। 2 पक्षों के बीच पथराव भी देखा गया। जमकर मारपीट हुई। इस पथराव में 5 लोग घायल हुए हैं। मामला है कोतवाली शहर। वीडियो बना दो।
बना बना इसकी वीडियो बना ये बना देख बना बना। देख सकते हैं आप इन तस्वीरों को कि छत से ईंट पत्थर बरसाए जा रहे हैं। वीडियो बना 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 ये बना 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 बना। तो बाइक पे टक्कर को लेकर ये पूरा मामला किस तरीके से बढ़ता चला गया, जहां कुछ लोग बेलगाम ईंट पत्थर बरसा रहे हैं गली में। बना बना इसकी वीडियो बना ये बना देख बना ये वीडियो बना दो ये बना वीडियो। शहर कोतवाली का ये पूरा मामला है, जहां बताया ये जा रहा है कि बाइक को टक्कर लगी, उसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ते चला गया और कहां जाकर पहुंचा आपके सामने है। चारों तरफ ईंट पत्थर बरसाए जा रहे हैं, लोग मौजूद हैं जिस गली में ये ईंट पत्थर फेंक रहे हैं और इसमें 5 लोग घायल भी हुए हैं। आपको बताएं दोनों पक्षों के बीच ये जमकर मारपीट भी हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं इसमें। बना देख बना ये वीडियो बना दो